डायरी का एक पन्ना। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लेखक परिचय प्राप्त कर लिया था। आइए इस पाठ को जानेंगे। इसका शीर्षक ही है डायरी का एक पन्ना, अर्थात यहाँ पर एक विशेष दिन का उल्लेख किया गया है। यह पन्ना लेखक अर्थात सीताराम सेकसरिया जी की निजी डायरी से लिया गया है। इस पन्ने में उन्होंने 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया है। 26 जनवरी 1931 में ऐसा क्या हुआ था, इस इतिहास के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आरंभ करते हैं। यहाँ पर आरंभ में ही उन्होंने 26 जनवरी लिख दिया है, अर्थात यहाँ पर 1931 के 26 जनवरी का उन्होंने वर्णन किया है। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। यहाँ पर पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ होता है फिर से आना, पुनः फिर से वो कार्य करना। तो ये लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन अमर यानी हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। अमर का तो अर्थ है जो कभी न मरे, किंतु यहाँ उस दिन के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी 1930 के दिन ही पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यहाँ पर लेखक ने अपना शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है हम, हमारे, मेरा। ये लेखक ने स्वयं के लिए भी यहाँ पर प्रयोग किया है और अपने दल के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रयोग किया है। अब कार्यकर्ता का क्या होता है अर्थ? स्वयं सेवक, जो कार्य करते हैं, जो उस पार्टी का कार्य करते थे तो उनको कार्यकर्ता कहा गया। यहाँ लेखक 26 जनवरी 1931 के लिए की गई तैयारियों का वर्णन कर रहे हैं। क्या वे इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि पिछले साल बंगाल या कलकत्ती की तैयारियां काफ़ी साधारण थी। पिछले साल अर्थात 1930 में। तो क्या हुआ था पिछले साल, उससे जानने के लिए हमें 1929 के बारे में जानना पड़ेगा कि 1929 में क्या हुआ था कि 1930 में कोई कार्य किया गया, उसी का आगे प्रसार हुआ 1931 में। तो 1929 के दिसंबर महीने में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इस अधिवेशन में पास किया गया प्रस्ताव कि अगर अंग्रेज़ी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देता है तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बावजूद 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज़ सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू किया। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया। इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उस दिन से 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने का निर्णय लिया
और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई भी इस साल यानी 26 जनवरी 1931 को कोलकाता के निवासी जितना दे सकते थे उतना दिया। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए थे। उस समय 2000 रुपये काफ़ी होते थे। बंगाल या कलकत्ता के निवासी सारे कामों के महत्व को समझते थे कि सारा काम उन्हें स्वयं करना है। यही बातें उन्होंने सारे स्वयं सेवियों को उनके घर जा जा कर के बताई थी। लेखक फिर कहते हैं कि बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता ही मिल गई हो। अब सोचिए, बड़ा बाज़ार एक कोलकाता का इलाका है, जगह है, वहाँ के अनेक मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि लगता था, मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता ही मिल गई हो। यह प्रतीत नहीं हो रहा था कि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है और इसी का वे उत्सव मना रहे हैं। फिर वे कह रहे हैं कि कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। कोलकाता के हर जगह पर राष्ट्रीय झंडे फहरा दिए गए थे, वहाँ पर राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह अर्थात जोश, खुशी, नवीनता अर्थात नयापन मालूम होता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। अर्थात जैसी सजावट इस वर्ष यानी 26 जनवरी 1931 को हुई थी, वैसी सजावट पहले किसी त्योहार पर या 26 जनवरी 1930 को भी नहीं हुई थी। लेखक कहते हैं कि पुलिस अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे और सर्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यहाँ पर लेखक 26 जनवरी में होने वाले समारोह को रोकने के लिए पुलिस की तैयारियों का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ शहर में पहरे के लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे और सर्जेंट अर्थात सेना के अध्यक्ष हर मोड़ पर, हर जगह पर मौजूद थे। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थीं। उनके पास लग रहा था कि जितनी भी पुलिस के पास गाड़ियां थी, सारी गाड़ियां इन्हीं लोगों को रोकने के लिए वहाँ शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों अर्थात घोड़े पर सवार पुलिस का भी प्रबंध किया गया था। वे घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी किसी मोड़ पर नहीं थी, क्योंकि सारे लोग तो उस समय जुलूस में थे। तो उन लोगों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अपनी लोगों को रोकने के लिए लगा दिए गए थे, उसी काम में लगा दिए गए थे। शहर में पहरे के लिए घूमने का काम दे दिया गया था सभी पुलिस वालों को। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। अब वे नहीं चाहते थे कि सभाएं और समारोह हो पाए। लेखक फिर कह रहे हैं कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री
हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। यहाँ पे मॉन्यूमेंट का अर्थ क्या है? स्मारक। और भोर का अर्थ है सुबह, जुलूस, जनसमूह या भीड़। यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस लोगों को रोक रही है, उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्मारक के नीचे, मॉन्यूमेंट के नीचे, जहाँ शाम को ही सभा होने वाली थी, वहाँ पर पुलिस ने क्या किया? सुबह के 6 बजे से ही बड़ी संख्या में आकर घेर लिया। वे वहाँ पर तैनात थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतवासी वहाँ आए। इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों ने क्या किया? सुबह से ही बहुत सारी जगहों पर झंडे फहरा दिए। श्रद्धानंद पार्क एक जगह है, तो वहाँ पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू गए और जब उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, अपने साथ ले गई और जितने लोग वहाँ इकट्ठे थे उन लोगों को मारा और वहाँ से हटा दिया गया। केवल यही नहीं, तारा सुंदरी पार्क में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह वहाँ पर गए थे, झंडा फहराने लगे। उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की तो वे नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पुलिस थी, अंदर ही नहीं जा पाए थे। काफ़ी मारपीट हुई वहाँ पर और 2-4 आदमियों के सर फट गए। फिर लेखक बताते हैं कि गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार किया। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि केवल पुरुष ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, लड़कियां भी पीछे नहीं थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी लोगों का एक समूह निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण उनका पूरा नाम है, आदि भी आ गईं। लड़कियों को उत्सव का क्या महत्व है समझाया गया। झंडोत्सव का क्या अर्थ है? झंडा फहराने का समारोह। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था? सुबह के 11 बजे ही मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। उन्होंने भी झंडा फहराया, विद्यालय में झंडा फहराया गया था। वहाँ पर कौन कौन थे? वहाँ पर जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। उन सब ने लड़कियों को समझाया कि उत्सव का क्या महत्व होता है और यह भी बताया कि यह क्यों हो रहा है, इस तरह से झंडा क्यों फहराया जा रहा है, प्रतिज्ञा क्यों ली जा रही है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिनमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक और उनके साथियों ने एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जगह जगह पर लोगों के द्वारा फ़ोटो खिंचवाए जा रहे थे। लेखक और उनके साथियों के द्वारा भी फ़ोटो खिंचवाने का पूरा प्रबंध किया हुआ था। यानी लोगों के ये प्रदर्शन वाले फ़ोटो वे अपने पास रखना चाहते थे और 2-3 बजे तक पुलिस कई आदमियों को पकड़कर ले गई, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता कौन थे? पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। इन दोनों को भी पुलिस पकड़कर ले गई। अब क्या दिक्कत हुई? बात कि सुभाष बाबू के तो जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पूर्णोदास यहाँ मुख्य क्यों थे? क्योंकि सुभाष बाबू के द्वारा जो जुलूस निकाली जानी थी
उसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन पूर्णोदास तो पहले से ही अपना काम कर चुके थे, अर्थात गिरफ्तार होने से पहले वे सारा प्रबंध कर चुके थे। जुलूस को निकालने के लिए जो भी व्यवस्था होनी थी वो सारी व्यवस्था वो कर चुके थे। और पूर्णोदासी ने स्त्रियां वहाँ पर क्या हो रही थी, वो भी काफ़ी तैयारियां कर रही थी, अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां इकट्ठी हो रही थी, अपना जुलूस निकाल रही थी और सही जगह अर्थात मॉन्यूमेंट के पास जहाँ झंडा फहराया जाना था वहाँ पहुँचने की कोशिश में लगी हुई थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी शायद पुलिस अपना रंग न दिखाए, पर वो कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। टोलियां अर्थात समूह, निराली मतलब अनोखी। तो मॉन्यूमेंट अर्थात स्मारक के पास जैसा पुलिस का प्रबंध सुबह था वैसा करीब 1 बजे दोपहर तक नहीं रहा। अर्थात सुबह पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही थी, पर अब थोड़ी ढीली हो गई थी, लोग अंदर जा रहे थे। पुलिस के इस व्यवहार से लोगों को लग रहा था शायद पुलिस अब ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, उन्हें नहीं हटाएगी, न ही मारपीट करेगी और वे स्वतंत्रता दिवस मना पाएंगे। लेकिन पुलिस पीछे कब हटने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। लोग समूहों में इधर उधर वहाँ घूमने लगे थे। आज की बात अनोखी थी, निराली थी, क्योंकि 26 जनवरी 1931 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी लोग एक साथ नहीं बाहर आए थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर सभा के बारे में बताया जा रहा है कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, अर्थात लोगों ने सरकार की बात मानना, उसका अनुसरण करना छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक यानी 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं की गई थी। कहीं पर भी भारत में इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। और ये सभा तो कहने के लिए सभा थी, लेकिन असल में यह सभा कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ाई थी। खुलकर चुनौती देते हुए यह लड़ाई लड़ी जा रही थी। क्यों ओपन लड़ाई थी, इसके बारे में अगली पंक्ति में लेखक बताते हैं कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने चाल चल दी और लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकने के लिए, अर्थात इस सभा को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, नोटिस निकाल दी कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते हैं। जो लोग काम करने वाले थे, जो सभा में उपस्थित होने वाले थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस भेजा गया और सूचना दी गई कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा। प्रायः क्या होता है, कोई भी किसी तरह की सभा निकाली जाती है तो वहाँ से एक तरह से आदेश लिया जाता है जिलाधिकारी या कहीं से भी कि सभा उन्हें करना है। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस कमिश्नर पहले ही कह चुके थे कि सभा नहीं होगी, यदि होगी तो सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, दंड दिए जाएंगे। लेकिन जवाब में इधर काउंसिल ने क्या किया, इधर काउंसिल की ओर से भी नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा,
तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएंगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। जो नोटिस पुलिस के द्वारा निकाली गई थी, उसके ठीक विपरीत इधर परिषद, जिसके द्वारा ये सभा गठित की गई थी, उनकी ओर से भी नोटिस निकाल दिया गया कि ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएंगी। सभी आम लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था कि वहाँ रहना है। वहाँ पुलिस कमिश्नर के द्वारा नोटिस निकाला गया और यहाँ परिषद के द्वारा भी नोटिस निकाल दिया गया कि चाहे जो भी हो, सभा अवश्य होगी। प्रशासन को इस तरह से खुली चुनौती देकर, ऐसा खुला चैलेंज देकर कभी पहले इस तरह की कोई सभा नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी एक जगह है कोलकाता में, तो उनको चौरंगी पर ही रोक दिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक पाई। चौरंगी शहर में ही बीच में है, एक जगह है। तो लेखक कहते हैं कि ठीक 4:10 हो गए तब सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस जी अपना जुलूस लेकर आ गए थे और वे किधर जाने लगे? मैदान की ओर जाने लगे। तो उनको क्या किया गया? चौरंगी के पास रोक दिया गया। लेकिन वहाँ पर सुभाष बाबू अकेले नहीं थे या चंद व्यक्ति उनके साथ नहीं थे। उनके साथ लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस रोक ही नहीं पाई और सुभाष बाबू वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर लेखक कहते हैं कि मैदान के मोड़ पर पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलाना शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। चौरंगी से तो जुलूस निकल गया। सुभाष बाबू को जहाँ पर चौरंगी में रोका गया, वहाँ से तो वो निकल गए, जुलूस भी निकल गया। अब जब वे मैदान अर्थात मॉन्यूमेंट के मैदान के मोड़ पर पहुँचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठी चलाना आरंभ कर दिया, क्योंकि ऐसे तो वे पुलिस जुलूस को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने लाठी चलाना आरंभ कर दिया और इसके कारण बहुत से लोग घायल हो गए। और केवल लोग ही नहीं, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। फिर भी सुभाष बाबू पीछे नहीं हट रहे थे। वे जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इस बीच में ज्योतिर्मय गांगुली एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने सुभाष बाबू से कहा कि वे थोड़े इधर पीछे आ जाए, इधर आ जाए, ताकि उन पर लाठियां ना पड़े। लेकिन सुभाष बाबू ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, आगे बढ़ना है। एक जुनून था उनके अंदर कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यदि हम लाठियों की परवाह करें तो स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि सुभाष बाबू यही जोश और जुनून से आगे बढ़ते जा रहे। लेखक कह रहे यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। लेखक कहते हैं कि बहुत सी बातें वे सुनी सुनाई लिख रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ था, किंतु सुभाष बाबू और लेखक के बीच कोई ज़्यादा फासला नहीं था। वे पास पास थे। वे सुभाष बाबू को अच्छे से देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे वो क्या कर रहे हैं। सुभाष बाबू बहुत ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। यह लेखक ने अब खुद अपनी आँखों से देखा। वे कह रहे हैं कि बाकी बातें तो सुनी सुनाई हो सकती है, किंतु सुभाष बाबू का ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम कहकर आगे बढ़ना और लाठियाँ खाना बिल्कुल अपनी आँखों से देखा हुआ है। ये बिल्कुल दूसरों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर लेखक अपनी बात कह रहे हैं।
पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख भींच जाती थी। पुलिस इधर बहुत भयानक हो रही थी, भयंकर रूप से निर्दयता से सब पर लाठियां चला रही थी। उनके साथ एक थे सहयोगी थे क्षितिज चटर्जी। उनका सिर पुलिस की लाठियों के कारण फट गया था और उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। किसी से नहीं देखा जा रहा था। उनका सिर इतना फट चुका था कि पूरा खून चारों तरफ बहे जा रहा था।